आइए दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है फिनोमैटिक की पाठशाला में। और NISM 5A की तैयारी कर रहे हैं एंड एक एक करके सारे चैप्टर्स ख़त्म करते जा रहे हैं। 6 पे आते हैं। ये बहुत ही आसान चैप्टर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेरी और आपकी बात हो रही है। यहाँ पर बात हो रही है डिस्ट्रीब्यूटर्स की चैनल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस की, राइट। तो ये बहुत ही आसान सा चैप्टर है, बहुत आसानी से आप क्लियर कर लोगे। बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स नहीं हैं इस चैप्टर के अंदर में। इस चैप्टर में हम क्या सीखने जा रहे हैं कि अलग अलग तरह के डिस्ट्रीब्यूटर्स कौन होते हैं, क्या अलग अलग मॉडल्स होते हैं, कैसे मैं डिस्ट्रीब्यूटर बन सकता हूँ। ये बात तो शायद आप जानते ही हैं, इसलिए तो आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं। देन डिस्ट्रीब्यूटर रेवेन्यू, सेबी कमीशन डिस्क्लोजर्स क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। एंड लास्ट में हम समझेंगे कि ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस, नॉमिनेशन, चेंज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर कैसे होता है, क्या होता है। ये बहुत ही ईजी सा चैप्टर है। आइए फटाफट पहले बोलता है कि सर डिस्ट्रीब्यूटर वो इम्पॉर्टेंट कड़ी है जो कि प्रोडक्ट सूटेबिलिटी देखती है, क्लियर कम्युनिकेशन करती है क्लाइंट को, ऑनबोर्डिंग में सपोर्ट करती है, ट्रांजैक्शन के बाद भी सपोर्ट करती है, क्लाइंट को एडुकेट करती है, अवेयर कराती है एंड रेगुलेटरी कंप्लायंसेस को भी पूरा करती है। तो बोले तो आपका पैसा मैनेज कर रहा है एसेट मैनेजमेंट कंपनी को, बट उस तक पहुंचाने वाला तो डिस्ट्रीब्यूटर है। तो आप तो डिस्ट्रीब्यूटर पे ट्रस्ट करके अपना पैसा लगा रहे हो एज अ क्लाइंट, राइट। सो डिस्ट्रीब्यूटर इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर, इस पूरे प्रोसेस के अंदर में सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी है जो कि क्लाइंट के लिए सोचती है कि उसका पैसा कहाँ लगाया जाए, राइट। अल्टीमेटली रिटर्न कौन बना रहा है? रिटर्न तो फंड मैनेजर बना के दे रहा है, बट कौन से फंड मैनेजर का कौन सा स्कीम इन्वेस्टर के रिस्क प्रोफाइल के अनुसार उचित है, सूटेबल है, ये डिसीजन कौन लेता है? ये डिसीजन म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर यानी कि हम और आप जैसे लोग लेते हैं। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का रोल क्या है? सबसे पहला तो है कि बहुत सूटेबिलिटी मैपिंग करना। क्लाइंट का पहले रिस्क प्रोफाइल तो समझिए कि उसका रिस्क एपेटाइट क्या है, वो कंजर्वेटिव है कि एग्रेसिव है, उसके अनुसार उसको कौन सा फंड देना चाहिए, ये म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर देखता है। फिर वो उसको डॉक्यूमेंटेशन कराने में मदद करता है, मतलब उसका KYC कराना है, एप्लीकेशन फॉर्म्स भराना है, ये काम डिस्ट्रीब्यूटर का है। तीसरा ऑनबोर्डिंग, लाइक कि आज के दिन फॉर एग्जांपल डिजिटल ऑनबोर्डिंग प्रोसेस होते हैं, तो इसमें क्लाइंट को असिस्ट करने का, गाइड करने का काम डिस्ट्रीब्यूटर का है। और एक बार जब ट्रांजैक्शन हो जाए तो उसके बाद पोस्ट सेल्स सर्विसेज, क्लाइंट बोलेगा भाई कैपिटल गेन रिपोर्ट भेजो, मेरा पोर्टफोलियो अच्छा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको रिव्यू करो, पोर्टफोलियो का अल्टीमेटली रिटर्न क्या आ रहा है ये मुझे बताओ। तो ये सारे सर्विसेज, कल को मुझे अपना ईमेल आईडी चेंज करना है, नॉमिनी चेंज करना है, ये सारे सर्विसेज जो हैं वो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ही देता है। तो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स ना मेजरली आपको दो तरह के लोग मिलेंगे, एक होता है इंडिविजुअल और एक होता है नॉन इंडिविजुअल। सो फॉर एग्जांपल जब आप एग्जाम पास करके अपना ARN ले लोगे तो आप एक इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूटर बन रहे हो। दीज आर बेसिकली इंडिविजुअल एजेंट्स और एडवाइजर्स जो कि एक अपने लोकेलिटी में, अपने सिटी में जनरली ये लोग काम करते हैं। जनरली इनका डीलिंग्स इज़ मोर विथ द रिटेल इन्वेस्टर्स। इनके पास में सबसे बढ़िया बात है कि ये पर्सनल टच रखते हैं अपने क्लाइंटों के साथ में। बट अगेन दीज आर नॉट लाइक वेरी बिग कॉर्पोरेट्स की जिनके पास है बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत टेक्नोलॉजी है, ऐसा नहीं है। बट येस, दे गिव देयर बेस्ट सर्विस टू द क्लाइंट्स, ठीक है। एंड दे हैव टू बी ARN होल्डर्स, राइट। जो नॉन इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जब आप फिनोमैटिक के साथ जुड़ोगे तो फिनोमैटिक का लाइसेंस किसके नाम से है? फिनोमैटिक के नाम से। और फिनोमैटिक क्या है? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। इट इज़ नॉट हितेशंस name which is there in the ARN, it is Phenomatic's name. So basically the ARN holder in this case is a non-individual distributor, is a non-individual person, right? तो जनरली आप देखोगे कि बैंक्स हुए, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स हुए, ब्रोकर्स हुए, फिनटेक कंपनीज लाइक अस, वी आर नॉन इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूटर्स। जनरली हम लोग जनरली इन तरह के डिस्ट्रीब्यूटर्स का प्रेजेंस रीजनल लेवल पे या नेशनल लेवल पे होता है। ये मास में काम करते हैं कि फॉर एग्जांपल आज फिनोमैटिक के पास में 50,000 से ज़्यादा क्लाइंट्स हैं। सो दिस इज़ पॉसिबल ओनली फॉर अ नॉन इंडिविजुअल कंपनी विच हैज़ गॉट मेनी हैंड्स टू वर्क। टेक प्लेटफॉर्म इनका बड़ा एडवांस होता है, काफ़ी बड़ा ब्रांच नेटवर्क होता है। फॉर एग्जांपल फिनोमैटिक के साथ जब आप काम करोगे तो आप रियलाइज़ करोगे कि क्लाइंट का KYC से लेकर के, ऑनबोर्डिंग से लेकर के, ट्रांजैक्शन जो है सभी कुछ आप अपने एंड पे कर सकते हो सिर्फ एक फिनोमैटिक मोबाइल ऐप के थ्रू, राइट। एंड क्लाइंट को आगे जो भी सर्विस देना है सब कुछ आप अपने क्लाइंट को भी ये मोबाइल ऐप दे दो, राइट। दिस इज़ पॉसिबल फॉर नॉन इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूटर्स। एंड ऑब्वियसली जो फॉर्मेलिटीज़ हैं लाइसेंस लेने के लिए वो तो आपने कंप्लीट करनी है, वो हम आगे की स्लाइड में पढ़ेंगे। नॉन इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी दो भाग में बांटा गया है, एक है रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर और एक है नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर। तो ज़्यादा अंतर नहीं है, इट्स जस्ट लाइक कि भाई एक रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो किसी छोटे से रीजन पे काम करता है, वर्सेस एक नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर जो है उनका जनरली पैन इंडिया प्रेजेंस होता है, राइट।
तो रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर्स जो होते हैं वो ज़्यादा पर्सनलाइज सर्विस दे सकते हैं क्लाइंट को, क्योंकि वो छोटे से ज्योग्राफी में काम कर रहे हैं। बट नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं वो ज़्यादा स्टैंडर्डाइज सर्विसेज देते हैं, उनका पूरा टेक बेस्ड प्लेटफॉर्म होता है। सो जस्ट लाइक Phenomatic, we are a registered national distributor, and we help the sub brokers, we help the mutual fund distributors to become ARN holders, जैसे कि आप अभी पढ़ रहे हो, and then come and work on our platform so that you can reach out to maximum clients and get the best of the services, right? Distribution models और कैसे कैसे होते हैं, एक होता है direct versus intermediated, मतलब अगर क्लाइंट को अगर म्यूचुअल फंड खरीदना है तो वो डायरेक्ट फंड हाउस की वेबसाइट से म्यूचुअल फंड खरीद सकता है, या वो किसी डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए जा सकता है। वो डिस्ट्रीब्यूटर उसका बैंक भी हो सकता है, वो डिस्ट्रीब्यूटर आप भी हो सकते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटर कोई नॉन इंडिविजुअल कंपनी भी हो सकती है, राइट? वैसे ही ट्रांजैक्शन का भी प्रोसेस फिजिकल भी हो सकता है और डिजिटल भी हो सकता है। तो हो सकता है कि भाई आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू फिजिकल KYC फॉर्म, फिजिकल ट्रांजैक्शन फॉर्म भर कर जमा करते हो और उसके बेसिस पे ट्रांजैक्शन होता है। वहीं आप किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू भी ट्रांजैक्शन कर सकते हो, जहाँ एंड टू एंड जर्नी, राइट फ्रॉम ऑनबोर्डिंग टू ट्रांजैक्शन, एवरीथिंग हैपन्स डिजिटली, यू डोंट मूव अ सिंगल पेपर, एंड दैट इज हाउ वी वर्क इन फिनोमैटिक, राइट? B30 टाउन्स क्या होते हैं, इसको लेकर के मैं थोड़ा समझा देता हूँ आपको कि एम्फी ने ना इंडिया को दो भाग में बांटा है। एक हम कहते हैं T30 सिटीज़ और एक हम कहते हैं B30 सिटीज़ या B30 टाउन्स। T30 का मतलब हुआ टॉप 30 सिटीज़ ऑफ इंडिया, जैसे कि कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली, गुड़गांव, हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई, ये सब इंडिया के टॉप 30 शहर्स हैं, राइट? और इसके बियॉन्ड जितना भारत बसता है उसको हम कहते हैं B30, यानी कि बियॉन्ड टॉप 30 सिटीज़ ऑफ इंडिया। सो अगर मैं बंगाल की बात करूं तो कलकत्ता वुड बी अ टॉप 30 सिटी, बट सिटीज़ लाइक दुर्गापुर, आसनसोल, बर्दवान, सिलीगुड़ी, बांकुड़ा, ऑल ऑफ दीज आर B30 सिटीज़, राइट? तो देखो दोस्तों, B30 सिटीज़ के अंदर में टिपिकली क्या है कि सर यहाँ पर लोगों की अवेयरनेस भी थोड़ी कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी कम है, फंड हाउसेस की ऑफिसेज नहीं है, तो यहाँ पर बिजनेस करना थोड़ा मुश्किल है। इसके लिए, इसी चीज़ को इंसेंटिवाइज करने के लिए, गांव-गांव तक म्यूचुअल फंड पहुंचाने के लिए सेबी ने B30 कमीशंस रखा है, जहां पर कि अगर किसी क्लाइंट का आप इन्वेस्टमेंट करा रहे हो और उसके KYC में उसका पिन कोड इन B30 लोकेशंस में से आता है तो यू आर एलिजिबल टू गेट अ B30 कमीशन, राइट? वेरेज अगर वही आप कलकत्ते से किसी क्लाइंट ट्रांजैक्शन करा रहे हो तो आप सिर्फ ट्रेल कमीशन कमाते हो, आपको B30 कमीशन नहीं मिलता है। तो इसका इंटेंशन है कि भाई आप मास रिटेल पार्टिसिपेशन करा सको, ब्रॉडर रीच ले सको। बट अफसोस की बात यह है कि एज वी स्पीक राइट नाउ this B30 commission is in abeyance, it is suspended currently, but yes, it can come back anytime soon. So as of now B30 commissions are not being paid. Even for a B30 client you just end up getting a trail commission just like a T30. Okay, तो दोस्तों अब हम आगे डिस्कस करने वाले हैं कि भाई आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर कैसे बनते हैं। एंड आई एम प्रीटी श्योर आपको पता है, इसीलिए आप हमारी वीडियो को देख रहे हो, बट फिर भी बता देते हैं कि भाई म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए आपको सबसे पहले एक एग्ज़ाम पास करना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं NISM 5A। अगेन एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बताओ NISM का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज़ मार्केट। बेसिकली गवर्नमेंट बॉडी है जो फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट करती है। दे हैव गॉट मोर देन 30-40 डिफरेंट पेपर्स ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स दैट वन कैन अटेम्प्ट। आपको डेरिवेटिव्स में इंटरेस्ट है, आप डेरिवेटिव का पेपर दे दो। आपको डिपॉजिटरी में इंटरेस्ट है, आप डिपॉजिटरी का पेपर दे दो। बट यहाँ हम सब म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए आए हैं, तो हमको NISM का सीरीज नंबर 5A वाला पेपर हमें पास करना है, उसी के बाद हम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। तो चलो दोस्तों, हमने एग्ज़ाम दे दिया, हम एग्ज़ाम में पास कर गए, राइट। उसके बाद क्या, उसके बाद फिर हम जाते हैं एम्फी के पास उसकी सदस्यता लेने के लिए, राइट। और एम्फी अपनी सदस्यता देती है थ्रू एन ARN, और ARN का फुल फॉर्म होता है A इज़ फॉर एम्फी, और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर मतलब एम्फी रजिस्ट्रेशन नंबर इज़ योर ARN, राइट। तो दोस्तों मैंने एग्ज़ाम पास कर दिया, मैं जाता हूँ एम्फी के पास में। एम्फी पहले आपका बैकग्राउंड चेक करती है कैंप्स के थ्रू, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं KYD, नो योर डिस्ट्रीब्यूटर। तो एक बार आपका KYD हो गया, आप अप्रूव हो गए, उसके बाद आपको अलॉट किया जाता है एम्फी रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। ये जो आपको लाइसेंस मिलता है ये 3 साल की वैलिडिटी का लाइसेंस होता है। मतलब 3 साल के बाद आपको फिर से एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहो तो एग्ज़ाम लिख सकते हो, बट अदरवाइज़ अगर आपने सिर्फ एक CPE यानी कि कंटिन्यूड प्रोफेशनल एजुकेशन
का सेमिनार आपने अगर अटेंड कर लिया तो उसके बेसिस पे भी आप अपना लाइसेंस को रिन्यू कर सकते हो, राइट। सो बिफोर द ARN एक्सपायर्स, दोस्तों ये याद रखिएगा, बड़ी मेहनत से आप एग्ज़ाम पास करने वाले हो, ये मौका फिर से 3 साल बाद नहीं देना पड़े, इसके लिए इंश्योर करिएगा कि जब आपका लाइसेंस एक्चुअल में एक्सपायर करने वाला होगा उसके 6 महीने पहले से आप CPE में जा करके अटेंड करके आ सकते हो एक सेमिनार को। ये डिजिटल भी होता है, ऑनलाइन भी होता है और फिजिकल भी होता है, तो आप इसको अटेंड कर लीजिए और उसके बेसिस पे जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा आप अपना ARN को रिन्यू कर सकते हो अगले 3 साल के लिए। तो दोस्तों अगर आपके पास से वैलिड लाइसेंस है तो आप फंड हाउसेज यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास जा करके आप इम्पैनल हो सकते हो और फिर उनके रिलेटेड जो स्कीम्स हैं आप उसको बेच सकते हो, राइट। अब बात करते हैं कुछ कंप्लायंसेस की कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं कर सकते हो। तो कोड ऑफ कंडक्ट की बात करते हैं तो सबसे पहला कहता है कि देखो जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है ना, ही हैज़ टू एक्ट विथ ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी एंड फेयरनेस। देखो दोस्तों ये बोलने वाली बात ही नहीं है, अल्टीमेटली आप पब्लिक के पैसे से आप काम कर रहे हो, राइट। तो आपकी फिडुशियरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है कि आप कभी गलत काम नहीं कर सकते हो। तो आप विथ फुल ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी आप लोगों के पैसे को सही जगह पे इन्वेस्ट कराइए। यू हैव टू इंश्योर द सूटेबिलिटी ऑफ एडवाइस टू द क्लाइंट्स प्रोफाइल। अभी क्लाइंट का उम्र है 75 साल, यानी कि शायद वो मॉडरेट या कंजर्वेटिव प्रोफाइल का होगा, तो क्या आप उसको स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड बेच के आओगे? शायद नहीं, क्योंकि वो बहुत एक्सट्रीमली रिस्की फंड है, राइट। तो आपका काम है कि भाई अगर कोई मॉडरेट टाइप का क्लाइंट है तो उसको मैं हाइब्रिड टाइप के फंड्स दे के आ रहा हूँ। तीसरा बोलता है कि मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इन्वेस्टर इन्फॉर्मेशन, कि इन्वेस्टर आपको ऑनबोर्डिंग के समय अपना KYC देता है, आधार देता है, अपने सारे डिटेल्स, बैंक डिटेल्स वगैरह आपको बताता है, तो आपका काम है कि ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ आप तक रहे, ना कि पब्लिकली आप इसको फैलाओ। फिर बोलते हैं कि डिस्क्लोज ऑल कमीशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि एज अ डिस्ट्रीब्यूटर मैं एक क्लाइंट से क्या कमीशंस कमा रहा हूँ, ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्लाइंट को बताने का, राइट, ताकि क्लाइंट एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले कि वो जितना कमीशंस पे कर रहा है डिस्ट्रीब्यूटर को उस हिसाब से उसको सर्विस मिल रही है कि नहीं, ये एक इन्फॉर्म्ड चॉइस एक क्लाइंट करे। एंड लास्ट बोलता है कि कंप्लाई विथ ऑल सेबी एंड एम्फी रेगुलेशंस। तो सेबी एम्फी समय समय पर बहुत सारे सर्कुलर्स निकालती रहती है। फॉर एग्जांपल अभी नॉमिनेशन को लेकर नया सर्कुलर आया, तो एक डिस्ट्रीब्यूटर का काम है कि वो अपने क्लाइंट के पास जा कर के उसका नॉमिनेशन का वो डिटेल्स जाके अपडेट कराए। क्या काम नहीं कर सकते हैं, रेड फ्लैग्स कि बॉस नहीं कर सकते हो। सबसे पहला बोलता है कि आप कभी मिस सेल मत करना, ऑब्वियस सी बात है। दूसरा बोलता है कि सर आप किसी भी हालत में कोई गारंटीड रिटर्न्स बोल करके म्यूचुअल फंड कभी मत बेचना। मार्केट में आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो शायद कहेंगे कि भाई आप इस फलाने म्यूचुअल फंड में लगा दो, हम आपको महीने महीने 2% देंगे, महीने महीने 3% देंगे। दोस्तों ये सब फ्रॉड है, कभी गलती से भी इनके पास मत जाइएगा। दूसरा बोलता है क्या नहीं करना चाहिए, नॉन डिस्क्लोजर ऑफ कमीशंस और फंड रिस्क, मतलब कि आप कमीशन नहीं बता रहे हो, ऐसा काम मत करो। एंड फंड में आप जहां पैसे लगवा रहे हो उसमें क्या रिस्क है, अगर आप ये बात नहीं बताते हो तो ऐसा काम मत करो। फिर बोलता है कि चर्निंग ऑफ पोर्टफोलियोज टू अर्न मोर कमीशंस। बहुत से डिस्ट्रीब्यूटर्स क्या करते हैं कि आज आपका पैसा इस स्कीम में रख रहे हैं, कल को कोई नया NFO आया और इसी पैसे को घुमा के दूसरे स्कीम में घुसा दिया ताकि NFO में ज़्यादा कमीशन हम कमा लें। ऐसा काम नहीं करना चाहिए। फिर बोलता है यूजिंग क्लाइंट अकाउंट फॉर अनऑथराइज ट्रांजैक्शन। बहुत से लोग क्या करते हैं कि भाई क्लाइंट के ट्रांजैक्शन में अपना ही ईमेल आईडी डाल दिया और खुद से ही ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, खुद से ही स्विचिंग कर रहे हैं। ऐसा काम बिल्कुल मत करिएगा। और फॉर्जिंग क्लाइंट सिग्नेचर और फॉल्सीफाइंग डॉक्यूमेंट्स, देखो दोस्तों ये तो एकदम सरासर गुनाह है, क्रिमिनल, दिस इज़ वेरी बैड, दिस इज़ अ क्राइम कि अगर आप किसी क्लाइंट के सिग्नेचर को फॉर्ज करके अभी आप चेंज ऑफ ब्रोकर जमा कर दे रहे हो, आप उसके स्विचेस करा दे रहे हो, ऐसा काम तो आप गलती से भी गलती मत कर देना। अब कहते हैं कि सर एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर कैसे कैसे कमीशंस कमा सकता है, तो उनका कमीशन का सबसे बड़ा और मेन सोर्स जो है वो है ट्रेल कमीशन। इसके बारे में डिटेल में मैं आपको पढ़ाऊंगा नेक्स्ट स्लाइड के अंदर में, सो मैं इसको अभी फिलहाल के लिए वहाँ के लिए होल्ड कर रहा हूँ। आगे बोलते हैं SIP कार्व आउट फॉर न्यू इन्वेस्टर्स। देखो इसमें क्या है ना कि सेबी ने अलाउ किया, वाइल अपफ्रंट कमीशंस आर नॉट अलाउड राइट नाउ, राइट, आपको जो मिलना है वो ट्रेल में मिलना है, लेकिन एक छोटा सा अपफ्रंटिंग सेबी ने अलाउ किया जहां वो ये कहते हैं कि भाई अगर आपकी नई SIP 3,000 रुपये महीने जितनी है या उससे कम है तो आप अपने पहले 3 साल का कमीशन आप आगे अपफ्रंट करके ले सकते हो, विच इज़ लिमिटेड टू 1% एनुअली, राइट।
तो आप इस कमीशन को खाली अपफ्रंट कर सकते हो। लेकिन इस पे भी उन्होंने क्या कहा कि भाई आपने 3 साल का कमीशन तो एक बार में ले लिया, लेकिन अभी 6 महीने बाद अगर आपकी SIP बंद हो गई तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी हैज़ ऑल द राइट टू क्लॉ बैक द एक्स्ट्रा पीरियड कमीशन फ्रॉम यू, राइट। एक और इनकम होता है जिसको हम कहते हैं वन टाइम ट्रांजैक्शन चार्ज, और जनरली ये बहुत ही रेयर आप देखोगे कि कोई एक डिस्ट्रीब्यूटर जो कि इस पर्टिकुलर चार्जेस के लिए ऑप्ट इन करता है, अदरवाइज मैक्सिमम लोग ऑप्ट आउट करते हैं। सॉरी, इसमें क्या बोलता है कि अगर क्लाइंट का आप फर्स्ट टाइम KYC करा रहे हो तो आप 150 रुपये चार्ज कर सकते हो क्लाइंट से, और वहीं अगर आप क्लाइंट का ट्रांजैक्शन करा रहे हो और ट्रांजैक्शन का अमाउंट इज़ मोर देन 10,000 रुपीज़ तो आप 100 रुपये क्लाइंट के इन्वेस्टमेंट से काट के अपने पास रख सकते हो। मतलब कि इमेजिन करिए कि सर मैंने किसी क्लाइंट का फर्स्ट टाइम KYC कराया और मैंने उसका 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट कराया, तो मैं 150 प्लस 100 तो मैं 250 रुपये काट दूंगा जो कि मेरे बैंक अकाउंट में एज ए डिस्ट्रीब्यूटर आ जाएगा, और बाकी 9,750 रुपया इन्वेस्ट हो जाएगा। दोस्तों आज के दिन ये ट्रांजैक्शन चार्जेस उठ गए हैं, बंद हो गए हैं, क्योंकि देखा गया था कि लोग काफ़ी स्प्लिटिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस करते थे ज़्यादा ट्रांजैक्शन चार्ज कमाने के लिए। तो ऐसे मैल प्रैक्टिसेस को बंद करने के लिए सेबी ने अल्टीमेटली आज के दिन ये वन टाइम ट्रांजैक्शन चार्जेस को हटा दिया है। ओके, सो अब हम समझते हैं कि ट्रेल कमीशन क्या होता है। देखो दोस्तों, यही हमारे बिजनेस का मेन आधार है जिसके बेसिस पे हम लोग अपना एक करियर बनाते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर में। तो इसको मैं थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। ट्रेल कमीशन के 2 एस्पेक्ट्स हैं। पहला कहता है कि सर जब तक क्लाइंट का पैसा इन्वेस्टेड है तब तक डिस्ट्रीब्यूटर उस पर कमीशंस कमा सकता है, दैट इज़ ट्रेल कमीशन। और दूसरा एस्पेक्ट कहता है कि सर जो कमीशन जो डिस्ट्रीब्यूटर कमाएगा क्लाइंट के इन्वेस्टमेंट पे, दैट वुड बी नॉट लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ मनी दैट द क्लाइंट इज गिवन, बट इट विल एक्चुअली बी वैल्यूड ऑन द फंड वैल्यू ऑफ द क्लाइंट, राइट। तो एग्जाम्पल के तौर पर कहता हूँ कि सर किसी क्लाइंट ने मान लो 1 लाख रुपए जमा किए और 5 साल तक उसने पैसे नहीं निकाले, तो 5 साल में 60 मंथ्स होते हैं, 60 मंथ्स तक उसके डिस्ट्रीब्यूटर को उस पर कमीशन मिलेगा। और दूसरा कहता है कि सर अगर मान लीजिए क्लाइंट ने डाले थे 1 लाख रुपए और 5 साल के बाद वो बढ़ के हो गए 2.5 लाख रुपए, तो 5वें साल में यानी कि 60वें महीने में जो डिस्ट्रीब्यूटर है क्या वो 1 लाख पे कमीशन कमा रहा होगा? जी नहीं दोस्तों, वो 2.5 लाख रुपए पे यानी कि 2.5 लाख रुपीज़ पे वो कमीशन कमा रहा होगा। तो ट्रेल कमीशन का फंडा कुछ ऐसा है कि मान लीजिए किसी पार्टी ने 10 लाख रुपए लगाए, तो यहाँ पर एवरी डे का हिसाब होता है। मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि जो ट्रेल कमीशन रेट है वो 1% है, तो 10 लाख्स का 1% होता है कितना? 10,000 रुपये। ये 10,000 रुपये तो पूरे साल की कमीशन है, तो पर डे कमीशन कितना होगा? डिवाइड बाई 365 कर दीजिए, यानी कि 27 रुपये 40 पैसे। अब अगला दिन देखा गया कि मार्केट जो है वो कुछ बढ़ गया और क्लाइंट का पोर्टफोलियो जो है वो 10 लाख से बढ़ करके 10,02,700 रुपये हो गया। तो इस 10,02,700 रुपये पे अगले दिन जो कमीशन बनेगा वो पिछले दिन के मुकाबले थोड़ा सा बेसी होगा। मतलब 27 रुपीज़ 40 पैसे जो पिछले दिन का कमीशन था, आज का मेरा कमीशन बनेगा 27 रुपीज़ 47 पैसे। तो सिमिलरली अगर मान लीजिए मेरा फंड का वैल्यू गिर गया, 10 लाख से गिर करके अगर मान लीजिए वो 9,90,000 हो गया, तो मेरे को उस दिन कमीशन 9,90,000 पर आएगी। तो इस प्रकार पर डे बेसिस पे ट्रेल कमीशन कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन कमीशन पे होता है महीने में एक बार, इट इज़ पेड ऑन अ मंथली बेसिस। तो ट्रेल कमीशन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? सर आपका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है उसको हम आपके ट्रेल कमीशन के रेट से मल्टीप्लाई करते हैं और उसको पर डे बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं डिवाइड बाई 365 करके। तो दिस इज बेसिकली ट्रेल कमीशन। अब आगे पढ़ते हैं दोस्तों कि सेबी का कमीशन डिस्क्लोजर पे क्या नॉर्म्स है। तो देखो, सेबी कहता है कि जो बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, मैं आपको बताऊंगा कि बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स वो किसको कहता है, बट सेबी कहता है कि जो बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको क्या कमीशन एसेट मैनेजमेंट कंपनी दे रही है, ये बात एसेट मैनेजमेंट कंपनी को बताना होगा। दे मस्ट डिस्क्लोज as per the format that SEBI or AMFI has prescribed, ठीक है। It should be provided at the time of investor onboarding and annually thereafter। मतलब कि इन्वेस्टर को जो स्टेटमेंट भी जाएगा ना, कैश स्टेटमेंट, उसके अंदर में लिखा होगा कि आपके डिस्ट्रीब्यूटर ने इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर से क्या कमीशन कमाया है। एंड इट अप्लाइज टू ऑल द डिस्ट्रीब्यूटर्स, राइट, बोथ इंडिविजुअल एंड नॉन इंडिविजुअल। तो दोस्तों अभी बात हो रही है कि कमीशन डिस्क्लोज करना है, ये किन के लिए मैंडेटरी है। तो सेबी ने कहा कि जो बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स, और बड़े डिस्ट्रीब्यूटर डेफिनेशन उन्होंने क्या दिया, उन्होंने कहा कोई ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर जो कि
1 करोड़ से ज़्यादा का इनकम कमाता है फ्रॉम ऑल द एसेट मैनेजमेंट कंपनीज कंबाइंड इन अ पर्टिकुलर ईयर, ही इज मीटिंग दिस क्राइटेरिया, बिगर डिस्ट्रीब्यूटर। वैसा ही कोई एक डिस्ट्रीब्यूटर है जो किसी एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी से साल का 50 लाख रुपए कमीशन कमाता है, ही विल ऑल्सो फॉल अंडर दिस कैटेगरी। एंड तीसरा बोलता है डिस्ट्रीब्यूटर जो कम से कम 20 लोकेशन से ऑपरेट करता हो, वो भी एक बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है। और दोस्तों इसी श्रृंखला के अंदर में जो चौथा कैटेगरी रखा गया है वो है कि किसी डिस्ट्रीब्यूटर का अगर AUM 100 करोड़ से ऊपर है तो उसे भी बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर कहेंगे और उसका भी कमीशन डिस्क्लोज होना मैंडेटरी। नेक्स्ट स्लाइड बताते हैं दोस्तों कि एम्फी ने ना ड्यू डिलिजेंस करने को कहा है, मतलब सेबी ने कहा है कि जो बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं ना आपके, उनका ड्यू डिलिजेंस होना चाहिए। ड्यू डिलिजेंस का मतलब क्या हुआ कि भाई आपको सारे नियम कानून तो बता दिए बट आप इसको फॉलो कर रहे हो कि नहीं, हु विल चेक दैट। तो इसके लिए कहा कि भाई आपका हम ड्यू डिलिजेंस एक्सरसाइज करेंगे, हम आपको ऑडिट करेंगे। सो एम्फी की तरफ से बाकायदा ऑडिटर्स आते हैं जो कि एक बाकायदा क्वेश्चनर देते हैं कि भाई बताइए आपने क्लाइंट का रिस्क प्रोफाइलिंग किया है कि नहीं, इसको प्रूव करिए, आपने क्लाइंट के लिए प्रोडक्ट सूटेबिलिटी देखा कि नहीं, इसको प्रूव करिए, राइट। तो इस तरह का ऑडिट किस डिस्ट्रीब्यूटर का होता होगा, तो इसके लिए सेबी ने कहा कि जो बड़े डिस्ट्रीब्यूटर है, और इसके लिए जो उन्होंने थ्रेशोल्ड्स दिए कि या तो आपका 100 करोड़ का AUM हो, या आपका 20 से ज़्यादा लोकेशन में ऑफिसेज हो, या आप साल का 1 करोड़ रुपए कमाते हो, या आप किसी एक फंड हाउस से साल का 50 लाख रुपए कमाते हो, तो आप बड़े डिस्ट्रीब्यूटर कहलाओगे और आपका एम्फी का ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस करना होगा, राइट। सो इन ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस में जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज कराती हैं वो क्या चेक करती हैं कि भाई आप क्लाइंट का प्रॉपर KYC करा रहे हो कि नहीं, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर है कि नहीं, आप आगे सर्विस क्लाइंट को दे रहे हो कि नहीं, इन्वेस्टर्स आपके अगेंस्ट में कंप्लेन तो नहीं कर रहे हैं, एंड जितने रेगुलेटरी कंप्लायंसेस आ रहे हैं आप इसको प्रॉपरली फुलफिल कर रहे हो कि नहीं, ये सब चेक होता है ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि एक MFD और एक RIA कौन होता है। देखो दोस्तों, ये RIA एक ऐसा कैटेगरी है जो कि अभी हाल फिलहाल में कुछ साल पहले ही आया था। इन दोनों का डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ। तो हम और आप जो ये NISM 5A एग्जाम पास कर रहे हैं ना, हम लोग म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन रहे हैं, और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो क्लाइंट को इंसिडेंटल एडवाइस देता है, और वो क्लाइंट के इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर फंड हाउस से कमीशन कमाता है। वो क्लाइंट को अलग से कोई फीस चार्ज नहीं कर सकता है, वो अपने नाम के आगे एडवाइज़र वर्ड यूज़ नहीं कर सकता है। हाँ, उसका काम है क्लाइंट का रिस्क प्रोफाइलिंग करना और प्रोडक्ट सूटेबिलिटी चेक करना, बट उसका काम एडवाइस करने का नहीं है, इंसिडेंटल एडवाइस दे सकते हैं। बट RIA कौन है? RIA एक रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र है जिसने NISM 5A नहीं, अलग एग्ज़ाम है उसकी, वो वाला एग्ज़ाम पास किया है, और ये लोग डायरेक्ट प्लान्स बेचते हैं। MFDs जो हैं वो रेगुलर प्लान बेचते हैं, बट उसी स्कीम का डायरेक्ट प्लान बेचते हैं RIA। तब आप कहोगे सर कि अगर RIA अगर डायरेक्ट प्लान बेच रहा है तो उसको कमीशन कैसे मिलता होगा? तो उसको कमीशन नहीं मिलता है, तो फिर वो कमाता कैसे है? वो क्लाइंट से फीस चार्ज करके अपना अर्निंग्स करता है। सो बेसिकली RIA इज़ अ स्लाइटली मोर इवॉल्व्ड फॉर्मेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ पर कि कोई कमीशंस इन्वॉल्व नहीं है, बट आपको फीस मिलती है और आप डायरेक्ट प्लान्स ही बेचते हो, आप रेगुलर प्लान बेच नहीं सकते, राइट। ओके, फिर नॉमिनेशन की बात करते हैं कि सर देखो अल्टीमेटली ये जो पूरा म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रैक्टिस है, जो हमने ट्रेल कमीशन का कॉन्सेप्ट समझा कि सर जब तक क्लाइंट पैसे नहीं निकालेगा तब तक तो मैं इनकम कमाता रहूँगा। मैंने बहुत मेहनत की सर और मैंने 100 करोड़ का AUM खड़ा कर लिया, अब मुझे हर महीने मान लीजिए 5 लाख 6 लाख रुपए का इनकम आना चालू हो गया, राइट। बट वॉट हैपन्स इफ़ आई एम नॉट देयर, तो क्या मेरे नॉमिनी को भी कमीशन आगे मिलेगा? तो दोस्तों इस पे बाकायदा सेबी ने एकदम क्लैरिटी दी है। उन्होंने कहा है कि एवरी डिस्ट्रीब्यूटर, एवरी MFD एट द टाइम ऑफ एम्पैनलिंग विद द एम्फी has to specify his distributor, and in the case of demise of the ARN holder, the nominee would continue to receive the trail commission, and इसमें सिर्फ एक ही लीगल नॉमिनी को आप अपॉइंट कर सकते हो। सो अपॉन द MFD's डेथ AMCs क्या करेंगी? वो आपके नॉमिनी के डिटेल्स को, उसकी KYC, उसके बैंक डिटेल्स को वैलिडेट करेगी, एंड देन आगे जो फ्यूचर इस पर ट्रेल कमीशन जनरेट होगा वो डायरेक्ट इस नॉमिनी को देगी, राइट। फिर चेंज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर की बात करते हैं। सो चेंज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर इन्वेस्टर का राइट है कि अगर मुझे जो सर्विस देगा मैं उसके पास ही अपना एसेट्स रखूँगा, राइट। सो इन्वेस्टर अगर चाहे तो एक चेंज ऑफ ब्रोकर फॉर्म साइन करके अपना
एक डिस्ट्रीब्यूटर से टोटल एसेट्स को दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर के पास में शिफ्ट कर सकता है, राइट। इसको कोई पुराने वाले डिस्ट्रीब्यूटर से कोई NOC सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ जस्ट दैट कि जो दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर उसके घर के नज़दीक है या उसको बेहतर सर्विस दे रहा है, बेहतर उससे बातचीत कर रहा है, वो चाहे तो अपना एसेट्स को वहाँ शिफ्ट कर सकता है। टू ऐड वन मोर पॉइंट हियर कि जब आप फिनोमैटिक ऐप के थ्रू जब आप किसी क्लाइंट के पोर्टफोलियो को रिव्यू करना चाहते हो तो उसके एक्सटर्नल पोर्टफोलियो को, मतलब जो फिनोमैटिक में इन्वेस्टमेंट है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, उसका मान लो किसी दूसरे बैंक में इन्वेस्टमेंट है तो उसके बाहर के पोर्टफोलियो को भी आप सिर्फ एक OTP के माध्यम से फेच कर सकते हो। क्लाइंट का पैन मोबाइल कॉम्बिनेशन डाल करके फिनोमैटिक मोबाइल ऐप से आप संग क्लाइंट का कैश इंपोर्ट कर सकते हो, जिसके बेसिस पे वो पूरा पोर्टफोलियो, चाहे वो डायरेक्ट में हो चाहे किसी 4 डिस्ट्रीब्यूटर के पास में हो, वो फिनोमैटिक ऐप में दिखता है, ट्रांसफ़र नहीं होता है, दिखता है। इसके बेसिस पे आप एनालिसिस करके क्लाइंट को एक फीडबैक दे सकते हो और उसके बाद क्लाइंट अगर आपके सर्विस से सेटिस्फाई हो तो आप उसका चेंज ऑफ ब्रोकर करा सकते हो। दोस्तों बता दूँ कि चेंज ऑफ ब्रोकर पे ना ट्रेल कमीशंस नहीं मिलते थे, मतलब कि आपने X से चेंज करके अपने पास लेके आ गए तो पुराने वाले का तो कमीशन बंद, क्योंकि उसके पास से तो एसेट निकल गए, बट आपको भी कमीशंस नहीं मिलते थे। बट अभी हाल फिलहाल में सेबी ने एक नया सर्कुलर निकाला जहां उन्होंने कहा कि 6 महीने के कूलिंग ऑफ पीरियड के बाद नए डिस्ट्रीब्यूटर को पुराने एसेट्स पे भी कमीशन मिलेगा। तो दोस्तों कई बार क्या होता है ना कि भाई मैंने चेंज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर कराया, चेंज ऑफ ब्रोकर कराया और उसके बाद नए SIP इंस्टॉलमेंट्स भी कट रहे हैं, तो जो नए SIP इंस्टॉलमेंट्स कट रहे हैं उस पर तो आपको अगले दिन से कमीशन आ जाएगा, बट जो पुराना एसेट जो रखा हुआ था, जो ट्रांसफ़र होकर आपके पास में आया, उस पर 6 महीने के वेटिंग पीरियड के बाद ही आपको कमीशन मिलेगा। ठीक है, ये भी याद रखिएगा कि जो चेंज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो फोलियो लेवल पे होता है, ना कि स्कीम लेवल पर। मतलब कि एक ही फोलियो में मान लीजिए अगर 5 स्कीम्स है तो क्लाइंट ये नहीं बोल सकता कि मैं ये 2 स्कीम इस डिस्ट्रीब्यूटर से शिफ्ट करूंगा, ऐसा नहीं है। पूरा का पूरा फोलियो उठ करके शिफ्ट होता है नए डिस्ट्रीब्यूटर के पास। तो दोस्तों यही सब कुछ था इस चैप्टर में, बहुत लंबा चैप्टर ये नहीं था। आइए क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन था कि ओनली इंडिविजुअल्स आर अलाउड टू डिस्ट्रीब्यूट म्यूचुअल फंड्स। जी नहीं, ये गलत है, नॉन इंडिविजुअल्स भी म्यूचुअल फंड बेच सकते हैं। आज के दिन सबसे ज़्यादा म्यूचुअल फंड कोई बेचता है तो वो बैंक्स है और नॉन इंडिविजुअल्स। अगला क्वेश्चन है कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन इज ऑफर्ड बाय हुम। तो जवाब है सर NISM एग्जाम कंडक्ट करता है, फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। तीसरा सवाल है इन व्हाट फॉर्म डू म्यूचुअल फंड्स अर्न रेवेन्यू। तो अभी तो हमने डिस्कस किया था कि ट्रेल कमीशन के माध्यम से म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को रेवेन्यू मिलता है। कमीशन फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्कीम्स इज कलेक्टेड थ्रू ट्रेल रेवेन्यू। अगला सवाल है कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स कैन अर्न अपफ्रंट कमीशंस फ्रॉम द म्यूचुअल फंड्स। तो दोस्तों ये एक्चुअल में फॉल्स है। सिर्फ एक छोटा सा क्लॉज दिया कि 3,000 रुपये से नीचे की SIP होगी तो आप वो 3 साल का कमीशन अपफ्रंट ले लो, दैट टू रिस्ट्रिक्टेड टू 1%। बट अदरवाइज आप ये मान के चलिए कि अपफ्रंटिंग ऑफ कमीशन इज नॉट अलाउड, आप सिर्फ ट्रेल में कमीशन कमाते हो। और आखिर क्वेश्चन है कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स अर्न नो कमीशंस व्हेन द इन्वेस्टर चूजेस टू इन्वेस्ट इन डायरेक्ट प्लान। हाँ, तो ऑब्वियस सी बात है सर, डायरेक्ट प्लान में अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो वहाँ डिस्ट्रीब्यूटर इन्वॉल्व नहीं होता है, तो इसलिए वहाँ पर किसी को कमीशन भी नहीं मिलता है। तो इसका जवाब ट्रू है। सो फ्रेंड्स, विद दिस वी कंप्लीट चैप्टर नंबर 6। बहुत ही ईजी चैप्टर है। फिनोमैटिक के साथ आप ऐसे ही बने रहिए। हम आपको NISM का एग्जाम सपोर्ट तो देंगे ही, बट एक बार आप एग्जाम क्लियर कर गए ना तो उसके बाद जो रेगुलर ट्रेनिंग्स आपको चाहिए वो इंडस्ट्री के बेस्ट माइंड्स, बेस्ट स्पीकर्स, द ट्रेनिंग हेड्स फ्रॉम ऑल द म्यूचुअल फंड हाउसेज come on our webinar platforms and they deliver the best of trainings। तो हमारी लर्निंग खाली इस NISM एग्जाम पे नहीं ख़त्म होने वाली, आगे ऐसे बहुत प्रैक्टिकल सेशंस आपको हम ला करके देंगे थ्रू द फिनोमैटिक प्लेटफॉर्म। अगर आपको पुराने रिकॉर्डिंग्स अगर हमारे सेशंस के देखने हैं तो आप इन्फोमैटिक चैनल पर जाइएगा और वहाँ पर आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे ट्रेनिंग मटेरियल्स देखने को मिलेंगे, जिससे कि आप अपने करियर को बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पे बनाओगे और क्लाइंट को बेस्ट सर्विस। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू द चैप्टर 6 वीडियो। आई नाउ लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू अगेन इन द नेक्स्ट चैप्टर्स वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।